Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. My name is Anamgul, and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 2, Cell Division, Lecture 14, page number 25. Today our discussion topic is Watson and Crick model of DNA. कि DNA का मॉडल को डिस्कस करेंगे किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो इसमें पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ हेरिडिटी की क्या बेसिक्स थे। हमने बताया था कि हेरिडिटी का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट था जीन था। जीन किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जीन्स किस चीज़ के सेक्शन है, डीएनए के। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारा सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उन क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, डीएनए के। और डीएनए के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट होती है। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इसमें ये बता रहा है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए के मॉडल को डिस्कवर किया था। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि हर डीएनए का मॉलिक्यूल 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। दीज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। वो बता रहे हैं 4 टाइप्स हैं डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की। दीज आर एडेनिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अब वो बता रहा है कि ये इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनसे मिलकर डीएनए बना होता है। 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं, लेकिन हर डीएनए के मॉलिक्यूल में ये 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस कौन से न्यूक्लियोटाइड का किसके साथ पेयर होता है। तो आप लोगों को एडेनिन का थायमिन के साथ पेयर होता है ए टी इसके साथ डबल बॉन्ड के ज़रिए, और GC का ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए पेयर होती है। आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेयर किस किस के साथ बनाते हैं। ऐड से याद करो, AT ऐड। तो ये एडनिन थायमिन के साथ पेयर बनाती है, और साइटोसिन गुआनोसिन के साथ। बस ये आप लोगों ने बस पता होना चाहिए, लेकिन ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, इनके मुताबिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो कहते हैं इनके मुताबिक जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल था 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। ये 2 स्ट्रैंड फर्स्ट कर ले, इन 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब उन स्ट्रैंड किस चीज़ से मिलकर बना हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। फर्स्ट करें इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इन 2 स्ट्रैंड्स के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, थायोमीन। ठीक है, इन 2 स्ट्रैंड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर वो ये बता रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए। दी 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय क्रॉस बॉन्ड लाइक लेडर, सीढ़ी की तरह। अब वो बता रहा है ये दोनों स्ट्रैंड आपस में किसके जरिए जुड़े हुए हैं, ये एक बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़े होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड किसके ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। जिस तरह हमारे पास एक सीढ़ी होती है, इसी तरह सीढ़ी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें उसके दरमियान जो ये सीढ़ी है उसके दरमियान का ये लिंकेज हटा दिया जाए तो वो बेकार है ना। इसी तरह डीएनए के स्ट्रैंड्स के ये आपस में दो किस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। फिर ये आपस में कॉइल अराउंड ईच के अदर करता है। ये जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, ये डीएनए स्ट्रक्चर कॉइल अराउंड आपस में कॉइल करेगा अराउंड ईच अदर, और इस तरह ये डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैसे हमारी जो खुसूसियात है पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं, कैसे खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो इसमें देखते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गमीट, स्पर्म और एग्स बाय मियोसिस। मियोसिस का मैंने क्या बताया था कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस हो जाती है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म में होंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्स में होंगे। जब दोनों मिलेंगे तो कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो ये बता रहा है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गमीट, जब ऑर्गेनिज्म बनाएंगे गमीट, स्पर्म या एग दोनों में से बाय मियोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस टू हाफ इन द गमीट्स। तो क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं हैप्लाइड एन। तो हैप्लाइड की डेफिनेशन यही आएगी कि द प्रोसेस इन विच है द सेल विच हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो गए उसे हम हैप्लाइड कहते हैं। क्योंकि स्पर्म और एग्स है ना, तो हमने बताया था कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल। जर्म सेल में हमारे पास था स्पर्म एंड एग।
क्योंकि हमने क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, ठीक है। तो अब वो यही बता रहा है कि हैप्लाइड सेल्स वही होती हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, इन्हें हम स्पर्म और एग भी कह सकते हैं। स्पर्म और एग आर प्रोड्यूस्ड, हैप्लाइड सेल में स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, जिसे हम जर्म सेल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इट मीन्स द हेरिडिटी मटीरियल इज आल्सो रिड्यूस टू हाफ इन दी गिमिट्स। वही बता रहा है कि हमारे पास जो पेरेंट्स जो खसूसियात होनी है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, हाफ करेक्टरिस्टिक्स आ रही है, तो वही बता रहा है कि हेरिडिटी डीएनए जो अपने इट मीन्स द हेरिडिटी मटीरियल डीएनए इज आल्सो रिड्यूस्ड, वो भी हाफ हो जाएगा इन दी गिमिट्स में। व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, जब उनके दरमियान आपस में मिलाप होगा मेल एंड फीमेल के दरमियान, द हैप्लाइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल एंड डिप्लाइड हैप्लाइड एग सेल फ्रॉम फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लाइड। अब वो कहते हैं कि मेल से क्या आएगा स्पर्म और फीमेल से क्या आएगा ज़ाइगोट, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या बनाएंगे डिप्लाइड सेल। डिप्लाइड सेल 2n वो बता रहा है जिसमें कंप्लीट सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब हाफ हमारे पास पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आए हैं, वालिदैन से आए हैं, फादर से आए हैं और हाफ मदर से आए हैं, तो जिसकी बजाय जिसकी निस्बत कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं, तो जिसे हम डिप्लाइड कहते हैं। सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। अब वो स्पर्म और एग मिल के ज़ाइगोट बनाएंगे। स्पर्म और एग हमारे पास क्या थे, स्पर्म और गीमीट्स हमारे पास क्या थे, स्पर्म और एग हमारे पास क्या थे, वो थे हैप्लाइड थे, उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अब उन दोनों ने फ्यूज़ हुए तो वो क्या बनाएंगे डिप्लाइड सेल, कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसमें दोनों खुसूसियात होंगे, फादर की भी और मदर की भी, कुछ खुसूसियात माँ की तरफ से आएंगे और कुछ खुसूसियात बाप की तरफ से। नेक्स्ट है इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटी मटीरियल इज रीस्टोर्ड इन द ज़ाइगोट। वो फिर वही होता है कि ये जो हेरिडिटी मटीरियल था वो भी हाफ हो गया था, जब वो डिप्लाइड बन गया तो उसमें दोबारा रीस्टोर्ड हो गया था ज़ाइगोट में। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इन दी ज़ाइगोट। फिर वो कहते हैं सारी जो फिजिकल और फंक्शनल यूनिट थे इन खुसूसियात का वो ज़ाइगोट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। द ज़ाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप इनटू अ फुल ऑर्गेनिज्म। अब वो ज़ाइगोट में फर्दर डिफरेंट प्रोसेस होता है और वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है विद स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तो जो अपने माँ बाप से दोनों से जो खुसूसियात लेता है उसके वो सारा प्रोसेस सारा होता है तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। थस ज़ाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट। वो बता रहा है कि ज़ाइगोट वो पहला सेल है जहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। तो नेक्स्ट है, तो ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है डिप्लाइड्स और हैप्लाइड सेल की। हैप्लाइड वो होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जब ये मिलते हैं स्पर्म और एग तो ज़ाइगोट बनता है जिसे हम कहते हैं डिप्लाइड सेल। डिप्लाइड सेल कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लाइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। तो इसमें वो ये बता रहा है कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हमारे पास वो खुसूसियात होती हैं जो हमारे माँ बाप से हमें मिलती हैं, और नॉन इनहेरिटेबल खुसूसियात वो खुसूसियात होती हैं जो हम खुद ही डेवलप करते हैं एनवायरनमेंट से। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द कैरेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस etc आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो ये वो खुसूसियात हैं हमारा आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस, ये सारी वो खुसूसियात है जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं। सच करेक्टर्स आर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करेक्टर्स। वही बता रहा है कि जो वो खुसूसियात हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं इनहेरिटेबल करेक्टर्स। इनहेरिटेबल करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन, जिसे हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं जीन्स के ज़रिए। नेक्स्ट है नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। मैनी करेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो कहते हैं बहुत सी खुसूसियात ऐसी होती हैं पेरेंट्स की जो बच्चों में मुंतकिल नहीं होती है, बिकॉज दीज आर नॉट डेवलप्ड बाय जीन, क्योंकि उन्होंने जीन्स ने डेवलप नहीं किया होता, वो खुद ही इन्वायरमेंट से डेवलप हुई हैं। तो ये करेक्टर्स कौन सी करेक्टर्स कहलाएंगे नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। सच करेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकन ड्यू टू डिजीज। अब वो भी बता रहा है कि हमारी किसी के बॉडी का जो ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है, किसी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई वीक कमज़ोर हो जाता है कोई डिजीज़ की वजह से, तो ये हमारी हमने इन्वायरमेंट से हासिल किया ना, तो हमारी ये जीन ने डेवलप नहीं किया, तो ये हमारी खुशियात पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल नहीं होंगे। दिस करेक्टर इज़ नॉट ट्रांसफर टू हिज
हर चिल्ड्रन, तो ये बच्चे मंथ के लिए होंगे। इसी तरह कोई बच्चा जो पैदा होता है तो बीमार हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि माँ की वजह से ये बीमार हुआ है, तो ये सारा प्रोसेस नहीं होता है। वो ये होता है कि उसने वो इन्वायरमेंट अडॉप्ट नहीं किया होता जिस वजह से बीमार हो जाता है, तो ये आता है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है पेज नंबर 26, एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब वो बता रहा है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई कलर में बता रहा है द कलर ऑफ आईज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ जीन। वो कह रहा है कि आई कलर किसके ऑर्गेनिज्म में किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा, जीन के ज़रिए, जीन के पेयर के ज़रिए। जीन पेयर होते हैं, थस इट इज़ एन इनहेरिटेबल करेक्टर। वो क्या कह रहा है, ये इनहेरिटेबल करेक्टर है। द जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरस ऑफ आई। वो कहता है कि जीन कंट्रोल करता है ब्राउन पिगमेंट को इन दी आइरस ऑफ आई, आँख के रेटिना के में जो जीन जो होता है ना, वो ब्राउन कलर के पिगमेंट को कंट्रोल करता है। इफ़ द जीन वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, अब वो जीन का जितनी ज़्यादा पिगमेंट्स प्रोड्यूस करेगा तो दी आई कलर्स आर ब्लैक। वो कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कलर है कि हमारे पास हमारा आई कलर है, उन्होंने बताया हुआ है आई कलर है, फर्स्ट कलर है जी, ठीक है, दोनों जी हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये जितना ज़्यादा आई कलर होगा तो उतना आई का कलर ग्रीन होगा या ब्राउन होगा। तो अगर ये जितना कम होगा आई कलर जीन्स आई में, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आई का कलर ब्लैक है। प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट्स रिजल्ट इन लाइट ब्राउन आइज। वो यही बता रहा है कि अगर ये इन्होंने एग्जांपल में ये बताया हुआ है कि वो ब्राउन कलर के जो जीन्स है, उन्होंने ब्राउन जो कलर है आई का वो कंट्रोल कर रहा है जीन्स में। अगर वो जितना ज़्यादा होगा तो आई का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर इस जीन्स की प्रोडक्शन कम होगी तो वो क्या होगी, हमारा आई कलर ब्राउन होगा। ब्लू, ग्रीन एंड हेजल आई कलर्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन डिफरेंट अमाउंट। अब वो कहता है वो ये सारे कलर प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट, इसी ब्राउन पिगमेंट्स की वजह से इन डिफरेंट अमाउंट। अब अगर यही ब्राउन पिगमेंट डिफरेंट अमाउंट में, अगर हमारे पास जी है, ज़्यादा मकदार में है, तो हमारे पास आई कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। अगर इसी तरह इसकी मकदार कम आ जाती है तो हमारे पास उसका आई कलर क्या होगा, लाइट ब्राउन होगा। इस तरह इसकी प्रोडक्शन चेंज होती रहती है, तो इस तरह आई कलर भी चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर। नेक्स्ट है अटैच्ड और डी अटैच्ड ईयर लोब्स की हमारी कान की जुड़ी हुई और बगैर जुड़ी हुई होती है। तो इन सम पीपल द ईयर लोब्स आर अटैच्ड विद द साइड ऑफ द फेस। कहता है कुछ लोगों के दरमियान जो हमारी ईयर लोब्स होती है फेस के साथ जुड़ी हुई होती है, वाइल अदर हैव फ्री ईयर लोब, और कुछ में फ्री ईयर लोब्स होती है। ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये है फ्री ईयर लोब्स और ये है अटैच्ड ईयर लोब्स। तो दिस कैरेक्टर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन, इसे ये भी जीन्स ही कंट्रोल कर रहे हैं। when the said gene work the ear lobes hang freely। अब वो कह रहा है डिटैच्ड ईयर लोब्स, वो ये कह रहा है कि हमारी जो ईयर लोब्स हैं अलग हो गई हैं। वो कहता है कि जीन्स का ये एक्टिव पेयर है, ठीक है। अगर जीन हमारे पास एक्टिव फॉर्म है, मतलब वो ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये वो कहते हैं कि जो ईयर लोब्स होंगे फ्रीली मूव करेंगे। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, और कुछ में ये जीन प्रेजेंट नहीं होता। दीज ईयर लोब्स रिमेन अटैच्ड विद द साइड ऑफ फेस, और वो उसके साथ वो हमारी जो ईयर लोब्स हैं अटैच्ड होती हैं। अगर हमारे पास वो जीन होता है प्रेजेंट, तो क्या होंगी, ये ईयर लोब्स होंगी डी अटैच होंगी, मतलब हमारे पास ईयर लोब्स कान के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। अगर वो कहता है कि कुछ में ये जीन्स प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो वो जीन कम मकदार में होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारी कान के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, वाई की ले लें। अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा जीन है, तो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा मकदार में है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी ईयर लोब्स डिटैच है, मतलब फेस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर हमारी बॉडी में इसकी मकदार जिस तरह कम होती जाएगी, इस तरह हमारे फेस के साथ ये जुड़ी हुई आएंगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।